प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार, आर्थिक दर्शन, आर्थिक चिंतन, डॉक्टर अंबेडकर के अर्थव्यवस्था के बारे में, पूंजीवाद के बारे में, श्रमिकों के बारे में, कृषि के बारे में, आय व्यय के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में, समाजवाद के बारे में, आर्थिक अधिकारों के बारे में क्या विचार है, क्या उनका दर्शन है, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। विशेष करके उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी शोध पत्र लिखे और उनके शोध पत्र पर ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत को राजनीतिक लोकतंत्र तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की वकालत की। उनका विचार था कि देश में सभी लोगों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उद्योग धंधा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को। किसी भी व्यक्ति पर किसी पैतृक उद्योग धंधा अपनाने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यानी कि लोहार का बेटा लोहार नहीं, किसान का बेटा किसान नहीं, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवसाय को चुन सकता है। ये आज़ादी होनी चाहिए, तभी आर्थिक स्वतंत्रता होगी। उन्होंने महात्मा गांधी के वर्ण व्यवस्था से जुड़े उद्योग धंधों को लेकर के कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधे वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैतृक उद्योग धंधे बदलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अन्यथा मनुवादी व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति अपने पैतृक उद्योग धंधों और व्यवसाय में लिप्त रहने से उसके आर्थिक विकास का दायरा संकुचित हो जाएगा। तो एक प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए उद्योग धंधों की, कार्य की, व्यवसाय की, आजीविका की स्वतंत्रता पर बल दिया और किसी प्रकार से जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, पैतृक वंश परंपरा के आधार पर उद्योग धंधों का जो दायरा है उससे छूट की वकालत की है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा था कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश में आर्थिक संसाधनों का उचित बंटवारा होगा, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास का लाभ मिलेगा। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश में प्रत्येक व्यक्ति को उद्योगों में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उनका विचार था कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में श्रमिकों के शोषण पर कुछ नियंत्रण होगा। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। उनका मानना था कि उद्योगों में सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक वर्ग की अधिकतम संख्या दलित व पिछड़े वर्ग की है। उन्होंने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है, तभी आर्थिक विकास का फल जो है वो समाज के आम लोगों तक पहुंचेगा, तभी व्यक्ति के बीच आर्थिक अंतर कम होगा, तभी पूंजीवाद कम होगा, समाजवाद आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में कृषि के राष्ट्रीयकरण पर भी बल दिया। उनका कहना था कि कृषि के राष्ट्रीयकरण से देश का आर्थिक विकास होगा। उनका मानना था कि जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जबकि वे स्वयं खेती नहीं करते हैं। जमींदार खेती के लिए किसानों से श्रम करवाते हैं।
उन्होंने कहा कि जमींदारी प्रथा समाप्त करके सामुदायिक कृषि को अपनाया जाए। सामुदायिक कृषि से भूमिहीन किसानों को अपना वास्तविक अधिकार मिलेगा। सामुदायिक कृषि में जमींदारों द्वारा किसानों का खुला शोषण नहीं होगा। उनका मानना था कि देश में अधिकतर किसान दलित एवं समाज के पिछड़े वर्ग से, इसलिए देश में इन वर्गों का जमींदारों द्वारा आर्थिक शोषण होता है। उनका यह भी आग्रह था कि सरकार के पास जितनी बंजर जमीन है उस जमीन को दलितों में बांट दिया जाए, ताकि वे इस भूमि को मेहनत द्वारा उपजाऊ बनाकर अपनी आजीविका चला सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कृषि का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित में है। कृषि का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के लोगों के हित में है। कृषि के राष्ट्रीयकरण से किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष कम होगा। कृषि के राष्ट्रीयकरण से भूमि का उचित बंटवारा होगा। देश की बंजर भूमि है वो उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में श्रमिकों के हितों पर हमेशा बल दिया। उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की और वो हमेशा श्रमिकों के बीच रहे, श्रमिकों की समस्याओं को जाना और उनके कल्याण के लिए समय समय पर अनेक कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर श्रमिक वर्ग के सच्चे हितैषी थे। वे श्रमिकों की समस्याओं व चुनौतियों को जानते थे। उन्होंने श्रम मंत्री के पद पर रहते हुए मिल मालिकों, खान श्रमिकों व चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए बहुत सारे सुधार कार्य किए। उन्होंने श्रम उद्योगों का भ्रमण करके श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया और कानून पास करवाए। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, मालिक, श्रमिक, 3 प्रतिनिधियों का त्रिपक्षीय मंडल इनके कार्यकाल में बना, जिससे श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार हुआ। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई। इनके नेतृत्व में श्रम विभाग की स्थायी समिति में 3 सदस्यीय गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करवाई गई और श्रमिकों के महंगाई भत्ते को भी बार बार बढ़ाया गया। एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि श्रमिक वर्ग बहुत ज़्यादा शोषित है। उसमें पूंजीपति, उद्योगपति, बिजनेसमैन इनके अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने त्रिपक्षीय कमेटी का गठन किया, श्रम विभाग की स्थायी समिति का निर्माण किया, श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निश्चित किए, मासिक अवकाश निश्चित किया, कार्य के दौरान अंग भंग होने पर क्षतिपूर्ति का जो व्यवस्था है वो इन्हीं के प्रयासों के द्वारा संपन्न हुई। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारत में श्रमिकों का सच्चा हितैषी माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए समाजवादी प्रणाली अति आवश्यक है। उनका मानना था कि पूंजीवादी प्रणाली से देश में और अधिक आर्थिक विषमता उत्पन्न होगी, क्योंकि पूंजीवाद गरीब और अमीर के बीच आर्थिक अंतर बढ़ाता है। पूंजीवाद से बेरोजगारी पनपती है। पूंजीवाद से आर्थिक शोषण बढ़ता है। पूंजीवाद से अमीर और अधिक अमीर, गरीब और अधिक अमीर होता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में विशाल विविधताओं वाले समाज में गतिशीलता प्रदान करने के लिए समाजवादी प्रणाली की वकालत की। उनका विचार था कि भारत में औद्योगिकरण के लिए राजकीय समाजवाद जरूरी है और निजी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती, और यदि प्रयास किया जाए तो आर्थिक विषमताओं को ही जन्म देगी। उन्होंने देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए नियोजन प्रणाली का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि हर प्रकार से सरकार को अपने खर्च करने के लिए, हर क्षेत्र में विकास के लिए पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के अनुसार जो है आय व्यय निर्धारित किया जाए। नियोजन प्रणाली से उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध होगी। उनका मानना था कि समाजवादी प्रणाली से देश में आर्थिक समानता स्थापित होगी, क्योंकि समाजवादी प्रणाली में ही व्यक्ति के बीच आर्थिक डिफरेंस को समाप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को
आजीविका के उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, आर्थिक शोषण पर नियंत्रण किया जाता है। इसलिए उन्होंने भारत में देश के सभी लोगों के कल्याण के लिए समाजवादी प्रणाली की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में महिलाओं के आर्थिक विकास पर भी बल दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उस समाज की महिलाएं हैं। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से विकसित है, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज विकसित है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को पुरुषों अर्थात पति व पिता की संपत्ति में उचित हिस्सा मिलना चाहिए, तभी महिलाओं में आर्थिक स्वायत्ता, आर्थिक आत्मनिर्भरता आ सकती है। उनका मानना था कि महिलाओं के पिछड़ेपन और दयनीय स्थिति का एक प्रमुख कारण पुरुषों पर उनकी निर्भरता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। इस बिल में जो प्रमुख बातें थी उससे आज का महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर स्त्रियों का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए, विवाह विच्छेद के उचित नियम होने चाहिए, अंतर जातीय विवाह को वैधानिक मान्यता दी जाए, तभी समाज में सामाजिक जो संकीर्णताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होगी और महिलाओं का आर्थिक विकास होगा। महिलाओं का आर्थिक विकास होगा तो पूरे समाज का विकास होगा, समाज गतिशील होगा, समाज स्वस्थ होगा और इससे देश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में मार्क्सवादी धारणा की आलोचना की है। उनका मानना था कि दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों और किसानों की समस्याओं का समाधान संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों की तानाशाही की जरूरत नहीं है, हिंसक आंदोलन की जरूरत नहीं है। वे कार्ल मार्क्स की तरह समाज में क्रांति की आवश्यकता तो महसूस करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स की तरह बुर्जुआ वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन नहीं करते थे। उनका विचार था कि दलित, पिछड़ा व श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त करके समाज के उच्च वर्गों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी हिंसक आंदोलन की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी असंवैधानिक आंदोलन की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से दलित, पिछड़े, श्रमिक, महिलाएं अपने आर्थिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय श्रम मंत्री के पद पर कार्य करते हुए देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक क्रांतिकारी नीतियों और नियमों को लागू करवाया। श्रमिकों के लिए 8 घंटे का कार्य, साप्ताहिक, मासिक अवकाश, कार्य के दौरान उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, परिवार की जिम्मेदारियों से संबंधित अनेक नियम डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम मंत्री रहते हुए लागू करवाए। उन्होंने श्रमिकों और किसानों की समस्याओं के लिए संगठित होकर संघर्ष करने को कहा। तो एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों, श्रमिकों, दलितों, पिछड़ों के आर्थिक कल्याण के लिए मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना करके भारतीय दृष्टिकोण के माध्यम से संवैधानिक तरीकों द्वारा उनकी अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में आर्थिक समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के आधार पर ही समाज में गतिशीलता लाई जा सकती है, समाज में शांति, सद्भाव, भ्रातृत्व आ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय उपलब्ध नहीं होगा, तब तक वह अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं सोच सकता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देश में दलित व अस्पृश्य लोग आर्थिक तौर पर समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। समाज के दलित, ये पिछड़े वर्ग शताब्दियों से
अन्य वर्णों के आर्थिक शोषण का शिकार रही हैं। समाज के इन वंचित वर्गों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करके ही समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में आर्थिक आधार पर बहुत सारे सत्रीकरण पाए जाते हैं। आर्थिक सत्रीकरण के आधार पर ही समाज में SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो आर्थिक विकास के लाभों से बहुत दूर हैं। हजारों सालों से इनका आर्थिक पिछड़ापन आज भी हमें दिखाई देता है और समाज के इन वर्गों को विशेष प्रकार से आर्थिक संरक्षण की आवश्यकता है, तभी ये लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में आर्थिक समानता पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने पूंजीवादी प्रणाली का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी प्रणाली न किसी समाज के हित में है न राष्ट्र के हित में। उनका विचार था कि पूंजीवादी प्रणाली से समाज में अमीर व गरीब के बीच का अंतर और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि पूंजी एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, पूंजी का बंटवारा नहीं हो पाता। पूंजीवादी प्रणाली से पूंजी कुछ व्यक्तियों में केंद्रित होकर आर्थिक विषमताओं को जन्म देगी। समाज में आर्थिक सत्रीकरण प्रणाली को सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दलित वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि दलित वर्ग के पास, पिछड़े वर्ग के पास कोई पूंजी नहीं है और पूंजीपति अपने आर्थिक लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का, किसानों का, पिछड़ों का शोषण करता है। उनका कहना था कि यह वर्ग पहले ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। अगर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया तो यह वर्ग पूरी तरह से आर्थिक विषमताओं में पिस जाएगा। इस वर्ग के पास आर्थिक आत्मनिर्भरता का कोई अवसर नहीं होगा। समाज के निम्न व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने पूंजीवादी प्रणाली का विरोध किया और कहा कि पूंजीवादी प्रणाली किसी भी तरह से समाज के कमजोर वर्गों के हित में नहीं है। पूंजीवादी प्रणाली में केवल पूंजीपतियों का हित होता है, उद्योगपतियों का हित होता है, बिजनेसमैन का हित होता है, आम व्यक्ति का इसमें आर्थिक शोषण होता है। गरीब और अमीर के बीच आर्थिक अंतर लगातार बढ़ता चला जाता है। इससे देश में गरीबी आती है, बेरोजगारी फैलती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में दलितों की सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी पर बल दिया। उनका कहना था कि दलितों का सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि शताब्दियों से दलितों को सार्वजनिक सेवाओं में वंचित किया जाता है। दलितों को सेना व पुलिस सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाता। समाज के उच्च वर्णों द्वारा इन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखी। दलितों की योग्यताओं व अक्षमताओं पर हमेशा ही संदेह किया गया और इस संदेह कारण ही दलित लगातार पिछड़ते चले गए। उच्च वर्ग के लोग नहीं चाहते कि दलित सार्वजनिक सेवाओं में स्थान प्राप्त करके उनके समक्ष आ सके। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दलितों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुरूप में आरक्षण प्रदान करके समाज के इन वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% और बाद के वर्षों में पिछड़ी जातियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक दलितों की सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी नहीं होगी तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, सामाजिक सहयोग उत्पन्न होगा, समाज के अंदर किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं आएगी। अगर भारत में सब समाज का विकास करना है तो समाज के सभी पक्षों का, सभी वर्गों का समान रूप से विकास होना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में समान कार्य के लिए समान वेतन पर बल दिया। उनका कहना था कि लिंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर या वर्ग के आधार पर या जाति के आधार पर वेतनमानों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर उन्होंने हमेशा बल दिया। उनका मानना था कि पुरुषों और महिलाओं के पारिश्रमिक में कोई अंतर न किया जाए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 38 में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है
आर्थिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है, समाजवाद की व्यवस्था की गई है कि वेतनमान के आधार पर पुरुष और महिलाओं में अंतर न किया जाए। वे चाहते थे कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों द्वारा ये नियमों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंध रखता हो। समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत सब पर लागू होना चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन, उनका आर्थिक चिंतन, पूंजीवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में, मजदूरों के बारे में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में, कृषि के, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दर्शन पर आधारित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।